गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का लास्ट टॉपिक ईथर पढ़ने जा रहे हैं। ईथर में कुछ कुछ स्पेशल ट्रिक है जो आपको मेरे द्वारा सिखाया जाएगा, क्योंकि जब तक वो आप स्पेशल ट्रिक नहीं जानिएगा तो आप कितना भी ट्राई करिएगा तो कुछ क्वेश्चंस में हमेशा फंसिएगा। लेकिन हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके वजह से आप ईथर के क्वेश्चंस को आसानी से बना पाइएगा। तो फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं ईथर। स्टार्टिंग एकदम आसान सा है। कॉपी पर ईथर हेडिंग दे दीजिएगा। देखिए, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है ROR। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल में आप पढ़ें कि फंक्शनल ग्रुप होता है ROH। आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH। वैसे ही ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ROR। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहता है, अब बीच में ऑक्सीजन है। ये फंक्शनल ग्रुप में दो दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक इधर और एक इधर। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसमें दो दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो। ये जो ईथर है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल ईथर। ईथर बोले कि दो प्रकार का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। बोले कि ईथर दो प्रकार का, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे ये बाईवैलेंट ग्रुप है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें दो दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। अगर दोनों तरफ अगर सेम अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। और अगर मान लीजिए कि ये जो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ अल्काइल तो जुड़ा हुआ है लेकिन सेम अल्काइल नहीं जुड़ा हुआ है, डिफरेंट अल्काइल जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ईथर को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। किसी भी ईथर का जब आप नोमेनक्लेचर करें, कॉमन नेम लिखें, तो कॉमन नेम बहुत आसान होता है। कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है कि जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, पहले आप उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दें, अब बाद में ईथर वर्ड को ऐड कर दें। जैसे CH3OCH3, अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो ये देख रहे हैं कि मिथाइल है और ये भी देख रहे हैं कि मिथाइल है, तो दोनों सेम सेम है, दोनों मिथाइल है, तो अल्काइल लिखाएगा डाई मिथाइल और उसके बाद इसमें ईथर को ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है, दोनों सेम सेम नहीं है, तो उस केस में क्या करना होगा कि पहले उस अल्काइल का नाम लिखना होगा जो ABCD में पहले आता है। जैसे ये ABCD में M से स्टार्ट हो रहा है और ये E से स्टार्ट हो रहा है, तो E पहले आता है, पहले लिखेंगे इथाइल, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, तब उसमें ऐड कर देंगे ईथर, तो ये हुआ इथाइल मिथाइल ईथर। अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ इथाइल ही है तो इसका कॉमन नेम आप लिख लीजिए। इसका कॉमन नेम आप लिखिए, फिर हम आंसर लिख देंगे। इधर कंपाउंड दे रहे हैं, इन सब का आपको कॉमन नेम लिखना है। देखिए बता दें, दोनों का दोनों इथाइल है तो इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। यहां देख रहे हैं कि एक है इथाइल और एक है N प्रोपाइल, 3 कार्बन का अल्काइल, पहला से हाइड्रोजन हटा हुआ N प्रोपाइल। तो ABCD में E पहले आता है तो लिखेंगे इथाइल N प्रोपाइल ईथर। उसी तरीके से इसमें जो ABCD में पहले आएगा, पहले उसको लिखेंगे इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल ईथर,
और एक चीज याद रखेंगे कि जैसे बेंजीन है, अगर इसके ऊपर OCH3 जुड़ जाए, आप देखिए ROR, ये भी ईथर है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम याद रखिएगा एनिसोल होता है, एनिसोल। ठीक है, ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा कि बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 जुड़ा हुआ हो, जो कि एक प्रकार का एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप यहीं पर इसलिए बता दिए क्योंकि आगे इसको हम यूज करेंगे ही। बेंजीन से कोई ऐसा अगर एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो या तो ऑर्थो या तो पारा पर भेजता है। तो खैर, इस कंपाउंड का नाम दिमाग में रखिएगा कि इसको एनिसोल कहते हैं। तो ये आपको अभी ईथर का कॉमन नेम बताया गया। अब आपको बताया जाएगा कि ईथर का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। कॉमन नेम में बस दिमाग में इतना ही रखना है कि कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है अल्काइल ईथर। तो जो अल्काइल है पहले उस अल्काइल का नाम लिखें, अब बाद में उसमें ईथर ऐड कर दें। अब बताने जा रहे हैं IUPAC नेम। कॉपी पर हेडिंग देंगे IUPAC नेम। देखिए, ईथर तो होता है ROR, ये ईथर होता है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि मान लीजिए कि ये जो अल्काइल है ये छोटा है इस अल्काइल से। मानने को कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो अल्काइल है ये छोटा है इस अल्काइल से, मतलब इसमें कार्बन एटम कम है और इसमें कार्बन एटम ज्यादा है। तो जिसमें कार्बन एटम कम है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के पहले उसका नाम लिखना है। अब फिर जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है उसका नाम लिखना है। करना क्या है ये आपको समझाएं। देखिए, सबसे पहले 1, मतलब जिसमें कार्बन एटम कम है उसको अगर ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो नाम कैसे लिखाएगा। बोल क्या रहे हैं, देखिए अभी जो तो ये हम फॉर्मेट सिखा रहे हैं, 1 या 2 एग्जाम्पल हम केवल करवा देंगे तो ये आपको इसमें 100% समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे फॉर्मेट पहले जो समझा रहे हैं उसको जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए। बोले कि अगर 2 अल्काइल है, ये अल्काइल अगर छोटा है तो इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के नाम लिखिए, और जो अल्काइल बड़ा है उसका अलग से नाम लिखना है। इसका नाम क्या लिखना है, तो बोले कि जो अल्काइल है पहले उसका नाम लिख दीजिए, छोटा वाला जो अल्काइल है छोटा वाला उसका अल्काइल का नाम लिख दीजिए। YL को हटा दीजिए नाम में से और उसमें जोड़ दीजिए OXY को, तो नाम इसका हो जाएगा अल्कोक्सी। उसके बाद जो बड़ा वाला है उसको हम लोग अल्केन के तरह नाम लिखेंगे, तो इसका नाम होएगा अल्कोक्सी अल्केन। जैसे अभी आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और उन एग्जाम्पल्स का हम आपको नाम लिख के दिखा रहे हैं। एक कंपाउंड दे रहे हैं CH3O, CH2, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है। तो पहले देखिए कि ऑक्सीजन के इधर जो अल्काइल है और इधर जो अल्काइल है दोनों में छोटा अल्काइल कौन है। तो ये देख रहे हैं कि 1 कार्बन का है और ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब कि ये छोटा है। तो जो छोटा है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिए और जो बड़ा है उसको अलग। बोले कि छोटा वाला का नाम क्या लिखाएगा कि अल्काइल लिखना है, YL हटाना है, OXY जोड़ना है। जैसे इसमें अगर आप इसका अल्काइल लिख दें तो अल्काइल होगा मिथाइल, मिथाइल। फिर क्या बोल रहे हैं कि YL को हटाना है, YL को हटा देना है, अल्काइल लिखने के बाद YL को हटा देना है और जोड़ देना है इसमें OXY।
तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, ये वाले का नाम हो गया मिथॉक्सी। और ये जो बड़ा वाला है उसका लिखना है अल्केन। अल्केन का नाम लिखने का तरीका है कि कार्बन का आप लंबा चेन खोजें, तो ये देखिए कार्बन का लंबा चेन हो गया, ये कार्बन का लंबा चेन हो गया। उसके बाद ब्रांच खोजें, तो ये ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच हो गया, लंबा चेन हो गया, ये ब्रांच हो गया। नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पे ब्रांच आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे ब्रांच आएगा। तो पहले बोले कि कार्बन का लंबा चेन खोजो, ब्रांच खोजो, नंबरिंग करो। उसके बाद पहले ब्रांच का नाम लिखो पोजीशन के साथ। ये तो ब्रांच है मिथाइल, ये तो ब्रांच है मिथाइल और ये ब्रांच है मिथॉक्सी। जब एक से ज्यादा प्रकार का ब्रांच हो तो पहले उस ब्रांच का नाम लिखते हैं जो ABCD में पहले आता है। ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये भी M से स्टार्ट हो रहा है। जब पहला लेटर अगर सेम है तो फिर दूसरा लेटर मिलाएंगे, ये E और ये भी E। दूसरा सेम है तो तीसरा मिलाएंगे, ये T तो ये भी T, फिर ये H तो ये भी H, उसके बाद ये O और ये Y। तो देखिए ये O पहले आता है और Y बाद में आता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे 1 पर मिथॉक्सी, 3 पर मिथाइल और ये 5 कार्बन का अल्केन हो गया पेंटेन। ऐसे भी ये जो ईथर है उसका नाम लिखने का आपको बताए थे कि पहले लिखना है अल्कोक्सी, उसके बाद लिखना अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो अल्केन लिखा हुआ है, अल्केन का रूल फॉलो हो रहा है। जो बड़ा वाला अल्काइल है उसमें आप कार्बन का लंबा चेन खोज रहे हैं, ब्रांच खोज रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। जो RO है उसको अल्कोक्सी लिखना है, ये मिथाइल है तो मिथॉक्सी कर दिए, तो 1 पर मिथॉक्सी, 3 पर मिथाइल और 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन। किसी के दिमाग में होगा कि सर आप तो ऐसे ईथर का बताए जिसमें ये अल्काइल ग्रुप छोटा है, ये अल्काइल ग्रुप बड़ा है, तो छोटे वाले को आप ऑक्सीजन के साथ मिला दिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा हो CH3OCH3, अगर ऐसा हो कि कोई छोटा बड़ा नहीं हो, दोनों सेम हो, तो जब दोनों सेम होगा तब क्या करेंगे? तो जब दोनों सेम होगा तो किसी को आप छोटा मान सकते हैं, किसी को आप बड़ा मान सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि इसको हम छोटा मान लिए, इसको बड़ा मान लिए, तो ये तो एक कार्बन का अल्काइल है तो मिथाइल, YL हटा के OXY जोड़ दिए मिथॉक्सी, और एक कार्बन का अल्केन मीथेन। इसमें कोई नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। एक कार्बन के अल्केन में 2 कार्बन के अल्केन में नंबरिंग नहीं करते हैं। नंबरिंग तब करेंगे जब 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन का अल्केन होगा। जैसे अगर ये 2 कार्बन का भी अगर अल्केन रहता तब भी नंबरिंग नहीं करते, ये होता अल्कोक्सी, ये होता अल्केन, क्योंकि 2 कार्बन में ये फिक्स है कि पहले ही पर जुड़ा हुआ रहेगा, एक कार्बन में ये फिक्स है कि पहले ही पर जुड़ा रहेगा, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन का रहा तब आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि तब कोई गारंटी नहीं है कि 1 पर रहेगा कि 2 पर रहेगा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है, ये कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है, तो बोले कि जो छोटा वाला है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला देना है, जो छोटा वाला है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला देना है, और बड़े वाले का अल्केन लिखना है। मतलब लंबा चेन, ब्रांच, नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। तो कोई जरूरी नहीं है कि ब्रांच हमेशा 1 पे ही होगा, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है। तो जब 3 कार्बन का अल्केन हो तो फिर नंबरिंग करके पोजीशन देना पड़ेगा। यहां लिखाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, यहां लिखाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और भी आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले हम इतना मिटा दें।
CH3O CH CH3 CH2 CH3। आप इसका अपने से नाम लिखें, CH3O CH2 CH CH3 CH3। इसका आप अपने से नाम लिखें, CH3 CH2O इसका भी आप अपने से नाम लिखें, इसका भी आप अपने से नाम लिखें। देखिए, पहले तो आप वीडियो को रोक के नाम लिख लीजिए, जब नाम लिख लीजिए तब फिर वीडियो को आगे बढ़ा के और उसके बाद फिर मिलाइए कि क्या मेरे द्वारा लिखा गया। ये छोटा अल्काइल है तो इसको ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, इसमें ये छोटा अल्काइल है इसको ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे, इसमें ये छोटा अल्काइल है इसको ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे, इसमें ये छोटा अल्काइल है इसको ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे। नाम लिखना है अल्कोक्सी अल्केन, तो ये जो बड़ा वाला है उसका अल्केन लिखना है, तो कार्बन का लंबा चेन खोज देंगे। ये ब्रांच हो गया, नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। पहले ब्रांच का नाम पोजीशन के साथ, तो 2 पर हो जाएगा मिथॉक्सी, 4 कार्बन का अल्केन हो जाएगा ब्यूटेन। इसमें अगर देखें तो ये बड़ा वाला है तो इसका अल्केन लिखना है, कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे, ब्रांच खोजेंगे, नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। 1 पर मिथॉक्सी है, 2 पर मिथाइल है, पहले उसको लिख रहे हैं जो ABCD में पहले आ रहा है, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। 3 कार्बन का अल्केन है तो इसका अल्केन लिखेंगे प्रोपेन। यहां ये कार्बन का लंबा चेन खोजना है, ये ब्रांच हो गया, नंबरिंग उधर से जिधर से ब्रांच नजदीक पड़े। 2 पर इथॉक्सी है क्योंकि 2 कार्बन का अल्काइल होगा इथाइल, YL हटा के OXY जोड़ेंगे तो 2 पर इथॉक्सी, 4 कार्बन का अल्केन यहां ब्यूटेन होगा। यहां पर ये जो छोटा वाला है ये है इथॉक्सी और ये बनेगा बेंजीन, तो इथॉक्सी बेंजीन। ये आपको जो नाम हो सकता है पहले आपको नाम सिखा दिया गया। तो ईथर में हम लोग सबसे पहले सीखे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। 2 प्रकार का ईथर है, एक बताए सिमेट्रिकल ईथर, एक बताए अनसिमेट्रिकल ईथर। उसके बाद ईथर का आपको कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, ईथर का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर में प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जान जाइए कि टोटल 2 प्रिपरेशन केवल पढ़ना है आपको ईथर में। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर के प्रिपरेशन में बता दे कि टोटल 2 प्रिपरेशन पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब एक बार पहले बता चुके हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन का मतलब बता चुके हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है। अब वाटर का रिमूवल करवाने के लिए हम लोग कॉन्क H2SO4 का यूज करते हैं। कॉन्क H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्क H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोले कि अगर अल्कोहल से अगर पानी बाहर निकालना है तो कॉन्क H2SO4 डालना है। कॉन्क H2SO4 का यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। बोले कि अगर कोई भी अल्कोहल है,
आप अगर उसमें कॉन्क H2SO4 डाल दीजिएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये पढ़ाया गया है अल्कोहल के प्रॉपर्टीज में। अगर आपको ये याद हो कि अल्कोहल से जब वाटर बाहर निकलता है तो अल्कीन बनता है, अल्कीन। ये पढ़ाया गया है आपको कि जब अल्कोहल से वाटर बाहर निकलता है तो एल्कीन बनता है। तो जी हाँ, अल्कोहल में अगर आप कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, अल्कीन बनेगा। तो यहां तो पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बनाना। तो जी हाँ, ये भी बात है कि अगर कॉन्क H2SO4 डालेंगे, वाटर अगर अलग होगा तो ईथर भी बन सकता है। कोई बोला अरे ये क्या मजाक हुआ कि अल्कोहल से वाटर हटेगा तो अल्कीन बनेगा, अल्कोहल से वाटर हटेगा तो ईथर बनेगा। तो जी हाँ, ये दोनों ही बनता है। इसमें टेम्परेचर मेन रोल प्ले करता है। अगर आप H2SO4 डाल रहे हैं इतना टेम्परेचर पर, तब अल्कीन बनेगा, और अगर इससे कम टेम्परेचर पर तब ईथर बनेगा। दिमाग में रखेंगे कि टेम्परेचर यहाँ मेन फैक्टर है, कि अगर अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 डालेंगे इतना टेम्परेचर पे तो अल्कीन बनेगा डिहाइड्रेट करने के बाद, और अगर अल्कोहल में आप कॉन्क H2SO4 डालेंगे 413 केल्विन पे तब ईथर बनेगा। तो कैसे ईथर बनता है इसका हम लोग मैकेनिज्म यहाँ पर देखेंगे। ये वाला मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होना, अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना, अल्कीन बनाना, ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लोग ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि अल्कोहल जब डिहाइड्रेट होगा तो ईथर कैसे बनेगा। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि अल्कोहल है, जैसे CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, इसमें अगर कॉन्क H2SO4 डाल दिए, बोले कि कोई अल्कोहल है जैसे CH3 CH2OH, अगर इसमें कॉन्क H2SO4 डाल दिए तो कॉन्क H2SO4 अगर डालिएगा तो वाटर तो बाहर निकलेगा। आपको ये पढ़ाया गया है पहले कि OH हटाते हैं अल्फा से, H हटाते हैं बीटा से, और बना देते हैं यहाँ से H हटाने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पढ़ाया गया है इसके पहले, इसका आपको मैकेनिज्म भी बताया गया है। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर इतना होगा तब। अगर मान लीजिए कि अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, आप इसमें अगर कॉन्क H2SO4 डाल दें, वाटर बाहर निकलेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर होगा 413 केल्विन, टेम्परेचर अगर होगा 413 केल्विन, तो इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब ये बनेगा ROR, ईथर बनेगा। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर भी बनता है। ये आपको पहला प्रिपरेशन बताया जा रहा है। 2 ही प्रिपरेशन पढ़ना है ईथर में। पहला यही है कि अल्कोहल अगर डिहाइड्रेट करेगा तो ईथर बनेगा, लेकिन टेम्परेचर यहां मेंशन कर दिए 413 केल्विन, टेम्परेचर इतना होना चाहिए। आपको पहले इसका हम मैकेनिज्म सिखा दें कि ये रिएक्शन होता कैसे है। ये रिएक्शन है बहुत आसान। सबसे पहले क्या करना है कि H2SO4 जो यहाँ यूज कर रहे हैं, ये आयन में टूटेगा H+ और HSO4-, जो कि समझिए कि यहाँ पर H2SO4 जो है H+ HSO4-, जैसे ही आप इसको पहले तोड़े तो ये H+ इसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ। ये अल्कोहल है, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ ये H+ रिएक्ट करेगा। यहां पर लोन पेयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं, अब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अभ्यास एकदम हो जाना चाहिए
कि जैसे इसको अगर इसके साथ अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो इसको इसके सामने बनाए और दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देते हुए दिखा दे। इलेक्ट्रॉन देने वाले की तरफ तीर का पूंछ, इलेक्ट्रॉन लेने वाले की तरफ तीर का सिर। उसके बाद फिर क्या करें, CH3CH2OH लिखें। ये जो H+ है इसके साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है ऑक्सीजन तो इस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है H+ तो इस पे माइनस चार्ज। तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज आया तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और बनेगा CH3CH2+, ये बनेगा कार्बोकटायन। बात समझे? सबसे पहले अभी पहला मॉलिक्यूल लिए हैं, अभी दूसरा मॉलिक्यूल का यूज नहीं हुआ, 2 मॉलिक्यूल का यूज होना है। अभी पहला मॉलिक्यूल लिए हैं। पहला मॉलिक्यूल ये इस H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकटायन बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो दूसरा मॉलिक्यूल है, देखिए दूसरे मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं CH3CH2OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जैसे ही अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देगा तो CH3CH2O, CH3CH2O, CH2CH3 ये आपस में जुड़ जाएगा। आप बात समझिए, कुछ नहीं किए हैं, ये जो लिखा हुआ है ये सेम चीज लिखे हैं इस लोन पेयर को छोड़ के, क्योंकि ये लोन पेयर तो इसको मिल गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाता है मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आएगा प्लस और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उस पे आएगा माइनस। तो यहाँ पे प्लस था, माइनस आया, चार्ज इसका हो जाएगा खत्म। अब ये जो प्लस है ये प्लस कैसे खत्म होगा, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के अलग होगा। हाइड्रोजन जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के अलग होगा तो H+ अलग हो गया और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, CH3CH2O, CH2CH3, ये ईथर बन करके तैयार हो गया। कभी भी मैकेनिज्म लिखिए तो सिलसिलेवार ढंग से लिखिए, इस तरीके से एकदम सिलसिलेवार ढंग से। अगर मान लीजिए कि इसका मैकेनिज्म अगर एग्जाम में आ गया कि अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके ईथर बनाना है, इसका मैकेनिज्म लिखो, तो ये मैकेनिज्म आपको इस पैटर्न पर लिखना है जैसे यहाँ पे आपको सिखाएं। तो ये प्रिपरेशन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को इसमें दूसरा प्रिपरेशन पढ़ना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, तो इसको पहले मिटा दे रहे हैं। इसमें लिखेंगे प्रिपरेशन नंबर 2, विलियमसन्स सिंथेसिस। ईथर में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विलियमसन सिंथेसिस क्या है ये, और दूसरा किसी भी ईथर का रिएक्शन HI के साथ या HBr के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विलियमसन सिंथेसिस और दूसरा ईथर का रिएक्शन HI के साथ या HBr के साथ। तो ईथर का रिएक्शन HI या HBr के साथ तो हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज में, ये प्रिपरेशन में है विलियमसन सिंथेसिस। कभी भी अगर आ गया मान लीजिए कि राइट शॉर्ट नोट ऑन विलियमसन सिंथेसिस, तो सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे कि ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग ईथर्स को प्रिपेयर करते हैं। लिखेंगे इसमें कि व्हेन अल्काइल हैलाइड
reacts with sodium alkoxide when alkyl halide reacts with sodium alkoxide, then ether is formed. When alkyl halide reacts with sodium alkoxide, then ether is formed. This reaction is called Williamson's synthesis. This reaction is called Williamson's synthesis. बोले कि अगर अल्काइल हलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम अल्कोक्साइड के साथ तो ईथर बनेगा। इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस कहेंगे। इसी में लिख रहे हैं कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म। इसी में लिख रहे हैं कि अल्काइल हलाइड शुड बी 1 डिग्री इन दिस रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए कि जब अल्काइल हलाइड, ये हुआ अल्काइल हलाइड, रिएक्ट करेगा सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, रिएक्ट करेगा सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। बोले कि ये अल्काइल हलाइड है, ये सोडियम अल्कोक्साइड है। अल्कोहल में पढ़े थे आप अल्कोक्साइड कि अल्कोहल अगर रिएक्ट करता था सोडियम के साथ तो सोडियम अल्कोक्साइड बनता था, अल्कोहल का H हटता था, सोडियम जुड़ता था। तो ये है अल्काइल हलाइड, ये है सोडियम अल्कोक्साइड। ये अगर आपस में रिएक्ट करेगा तो मैकेनिज्म बताएं कि SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। ये अल्काइल हलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, मतलब यहाँ का ये जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हैं, यहाँ का ये जो आप न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं, ये यहाँ पर आएगा इधर से और इसको हटा देगा, X को हटा देगा। मतलब इस न्यूक्लियोफाइल का आना और इस न्यूक्लियोफाइल का जाना एक साथ होगा। तो ये बनेगा ROR ईथर। यहां से जो X हटेगा वो Na के साथ मिलके NaX बन जाएगा। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। विलियमसन सिंथेसिस कहने का मेरा मतलब है कि जैसे CH3Cl है और अगर C2H5O Na है, अगर ये आपस में रिएक्ट करे SN2 मैकेनिज्म से तो ये इसको अप्रोच करेगा इधर से, तो इसका Cl यहां से भागेगा। मतलब इसका आना और इस न्यूक्लियोफाइल का जाना दोनों साथ साथ होगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जुड़ जाएगा इसके साथ। इसका जब Cl निकलेगा तो ये Na के साथ मिलके NaCl बन जाएगा। ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। अभी हम आपको एकदम सिंपल केवल पहले इसका स्टेटमेंट लिखें कि अगर नोट लिखने के लिए आ गया कि विलियमसन सिंथेसिस पे शॉर्ट नोट लिखो, तो उसके लिए भी हम केवल आपको यहाँ पर जो बोर्ड पर चीज लिखे हैं उसके लिए केवल है। इसमें और भी क्या बारीक बात है वो अभी हम आपको इसके बारे में भी नहीं बताएं। इसके बारीक बात को अब हम अगले क्लास में बताएंगे। पहले विलियमसन सिंथेसिस क्या है ये आप लाइन को बढ़िया से देखिए। कभी भी विलियमसन सिंथेसिस पे अगर नोट आ जाए लिखने को तो पहले आपको यही लिखना है कि ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। स्टेटमेंट ये है कि जब अल्काइल हलाइड सोडियम अल्कोक्साइड आपस में रिएक्ट करेगा तो ईथर बनेगा। ये जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से होगा। इसका मतलब है कि इसमें जो अल्काइल हलाइड होना चाहिए वो 1 डिग्री होना चाहिए ताकि इस न्यूक्लियोफाइल का आना इसमें से न्यूक्लियोफाइल का जाना साथ साथ हो सके। ये बन जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।